कि कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि आरएसएस की तरफ से आरएसएस मानने को तैयार नहीं है कि सम्राट चौधरी हो, भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार हो भी जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मान भी रहे हैं कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जब आरएसएस की ना है और नीतीश कुमार को यह लगने लगा होगा कि अब आरएसएस की एंट्री हो गई है और आरएसएस की जो विचारधारा है, कम से कम नीतीश कुमार और जेडीयू की वो विचारधारा नहीं है, ऐसे में नीतीश कुमार को लगा होगा कि अब रहने दो, अब निशांत के नाम को डायरेक्ट बोल दिया जाए कि तय निशांत ही है, यानी निशांत कुमार तय हो चुके हैं और वो अभी बने रहेंगे पद पर, उनको कोई ये कह नहीं सकता कि आप पद छोड़ दीजिए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये बात पहले से तय हो गई है कि जैसे ही वो राज्यसभा जाएंगे ये पद छोड़ देंगे और उसके बाद बीजेपी का कोई सीएम बन जाएगा। लेकिन ये सब जो हालिया घटनाक्रम हुआ है उसके बाद क्या नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब इन दोनों में खुद ही खिचड़ी पक रहा है, तो इसका क्यों ना फायदा उठा लिया जाए और निशांत को प्रोजेक्ट कर दिया जाए। नहीं, वो पहले दिन से नीतीश कुमार और उनकी कोर टीम, जिसको बहुत सारी गालियां भी पड़ी लव कुश समाज से, ये पहले दिन से ये प्लानिंग, पहले दिन से ये योजना बनी हुई है कि अब निशांत को स्थापित करना है और वो गलती नहीं करनी है जो तेजस्वी वाली गलती हुई उप मुख्यमंत्री बना के, वो गलती नहीं करनी है राहुल गांधी वाली गलती। जो विद्वान होते हैं, तो होशियार होते हैं, दूसरों की गलती से सीख कर फिर गलती नहीं करते। तो कोर टीम में मैं शुरू पहले दिन से कह रहा हूं, कोर टीम और नीतीश कुमार दोनों का एक ही मत है और कोर टीम में संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव सब शामिल है कि धीरे धीरे करके निशांत को ही सीएम बनाया जाए। सीधी बात, नो बकवास, एक सिंपल है तो स्लैंग लैंग्वेज, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सीधी बात, नो बकवास, निशांत को बनाया जाए। लेकिन क्या एक ही दिन में किसी बेटे को, नेता के बेटे को आप आगे कर दीजिएगा तो जनता स्वीकार करेगी? नहीं करेगी, हड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए ये समय टाइम बाय किया जा रहा है, ये 6 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए, और जब अगर बीजेपी माने तो ठीक, नहीं माने तो महागठबंधन की तरफ से आज आईपी गुप्ता ने तो ऑफर भी दे दिया, कुछ आज या कल में ऑफर दे दिया कि महागठबंधन के साथ आइए, जेडीयू जिसको कहेगी उसको हम मुख्यमंत्री मानेंगे। तो आईपी गुप्ता क्या है, अभी तेजस्वी के राइट हैंड आईपी गुप्ता, जब से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया है तब से तेजस्वी यादव का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया आईपी गुप्ता पे। तो एक जमाने में जो मुकेश सहनी थे लोकसभा विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में, वही स्थिति आईपी गुप्ता की है कि बहुत ही करीब राइट हैंड हो गए। तो आईपी गुप्ता ने कह दिया कि बना लीजिए सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि नीतीश जी जो चाहते थे वो आरजेडी की तरफ से आ गया ऑफर, यानी अब बीजेपी सोचने जा रहा है। संजीव जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि आईपी गुप्ता जो है वो शुरू से नीतीश कुमार के भी समर्थक रहे हैं और आईपी गुप्ता के बारे में ये कहा जाता है कि आईपी गुप्ता को हो ना हो इधर से ही कोई मैसेज कन्वे किया गया हो कि आप इस प्रकार का बयान दे दीजिए ताकि इधर वाले को लगे कि उधर से अब आ गया है ऑफर। नहीं, देखिए संबंध तो हर इतने बड़े नेता हैं, नीतीश वो फादर फिगर है, इवन जब तेजस्वी के लिए भी वो फादर फिगर है। तो आईपी गुप्ता तो राजनीतिक बहुत छोटे कद के हैं, तेजस्वी भी उनको बहुत ही सम्मान के साथ मिलते हैं, बेटे की तरह रहे जब भी मिलते। देखिए राजनीतिक विरोध अलग है, राजनीतिक विचारधारा अलग है, सत्ता की लड़ाई अलग है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे वो नहीं हम कह सकते कि तेजस्वी ठीक है, 1-2 बार उन्होंने भाषाएं कुछ ऐसी बोली है, लेकिन जब सामने आते तो उतने ही प्रेम से, उतने उससे मिलते जैसे एक पारिवारिक रिश्ते में मिला जाता है। इसलिए मुझे लगता है आईपी गुप्ता अपने मन से ये नहीं बोल सकते जब तक तेजस्वी की तरफ से इशारा ना हो। तो ये आप देख लीजिए कि तेजस्वी की तरफ से इशारा है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश जी जानते हैं, देखिए आपने कहा एक बात कि वो आरएसएस के विचारधारा से ऐसा नहीं, नीतीश जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, उनकी विचारधारा है सत्ता में बने रहने के लिए जो भी कॉम्बिनेशन बनाया जाए वो कॉम्बिनेशन एडॉप्ट करना। दूसरी बात है बिहार की जनता की उम्मीदों पर थोड़ा बहुत भी खड़े उतर जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, थोड़ा जॉब दे देना, कोशिश करना कि इंडस्ट्री भी लगे, बात खत्म है। इससे ज्यादा की बात करना विचारधारा। एक प्रेशर जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी है नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए
आपको पैसे की जरूरत होती है, राज्य चलाना है आपको तो पैसे चाहिए ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि उधर से कुछ ये प्रेशर हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं बने तो जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको चलायमान रखने के लिए और भी जो आगे खास करके जो नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि अब 3,000 रुपया वो एक्स्ट्रा उसमें जो जोड़ा गया है किसानों को देने के लिए 6,000 के बदले 9,000 रुपए, तो उस सब के लिए भी पैसे की जरूरत होगी। तो वो पैसा आएगा कहां से? क्या उस पैसे के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ मदद मिल रही है उसमें कुछ व्यवधान होने की स्थिति आपको लग रहा है क्या, कि वहां से कुछ रोक दिया जाए कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का सीएम ना हो तब तक ज्यादा मदद ना हो? नहीं, मुझे देखिए अभी तो कोई तुरंत चुनाव है नहीं कि जो ये वादा किया गया उसको तुरंत लागू करना, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए पंजाब में या हिमाचल में बहुत सारे वादे किए, लेकिन वो वादे कब पूरे होते हैं? 1,000-1,500 वाला भी वो जब चुनाव करीब आता है। तो अभी तो कोई ना लोकसभा का चुनाव है बिहार में, ना विधानसभा का चुनाव है, अभी तो चुनाव दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात है, वादे पूरे करे या नहीं करे इससे मतलब नहीं है। अगर बीजेपी जेडीयू चिराग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भी नीतीश जीतते हैं। अगर नीतीश आरजेडी के साथ जाते हैं और कुशवाहा उनके साथ जाते हैं, कांग्रेस रहती है तो भी एआईएमआईएम सबके साथ लेकर तब भी जीत जाएंगे। भाई जीत तो सामाजिक समीकरण के आधार पे होगा ना। अच्छा, ये हो सकता है कि आपको देखिए बिहार एक बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो यहां खरीद बिक्री बहुत ज्यादा होती है, तो उससे जीएसटी कलेक्शन आता है, जो उस पर शेयर है गवर्नमेंट का वो मिलेगा। सरकारी एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा संख्या है और उनकी एक फिक्स सैलरी है, उसमें से इनकम टैक्स जो कटेगा तो उसका शेयर बिहार को मिलना ही मिलना है। एक बात और, नए मुख्यमंत्री निशांत बनते हैं और शराबबंदी की समीक्षा करके कि 10 साल हो गया ऐसी चर्चा है, और निशांत के मुख्यमंत्री बनने के बाद फैसला लिया जा सकता है कि पहले लिमिटेड शराब वो खोले जाएंगे और फिर धीरे धीरे उसको वाइड स्प्रेड खोल दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि आज की स्थिति में 12-13 हजार करोड़ रुपए एनुअल बढ़ाया जा सकता है उससे, तो 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए का इंतजाम यहां से हो सकता है। 50,000 करोड़ ये आप में ले लीजिए, और वो तो सरकार की इच्छा पर है। आप बीडिंग लाइसेंस वो क्या देते हैं, अगर बीड का आप जो लोअर लेवल है उसको आप बढ़ा देंगे तो कौन सा आदमी शराब का ठेका नहीं लेना चाहेगा बड़े बीड पर देकर? तो वो सरकार कर सकती है कलेक्शन। इसके अलावा जो बालू आपके पास है उससे भी आप कर सकते हैं, बालू का रेट आप बढ़ाकर या उसका वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह कर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार से 2015 वाली गलती भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग होकर के, जेडीयू से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप को भी आजमा चुकी है। इसलिए वो गलती कम से कम भारतीय जनता पार्टी के भी नेता नहीं करेंगे। और इसीलिए, और एक तो जो केंद्र में भी जिस प्रकार से समर्थन है जेडीयू का, तो अभी दोनों स्थिति इस प्रकार से है कि ना तो बिहार में बीजेपी अपने बलबूते कुछ करने की स्थिति में है और केंद्र भी अभी फंसा हुआ है। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क लेना चाहेगी क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चाहने से वहां कुछ हो नहीं सकता। वहां जो होगा नीतीश कुमार की इच्छा से होगा। ये आज से नहीं हो रहा है प्रवीण, वाजपेयी जी के दौर से, आडवाणी जी के दौर से हो रहा है कि जो नीतीश जी चाहते रहे वही होता रहा। उसमें भाजपा की इच्छा या अनिच्छा का सवाल नहीं है। भाजपा को लगेगा कि अगर वो बहुत ही स्मार्ट मूव कर रही है, वो अपने दम पर सरकार बना लेगी, तो कांग्रेस के 6 के 6 विधायक जेडीयू में आ जाएंगे। और वो एक तरह से राज्यसभा चुनाव में ये हो गया, क्योंकि इन जो भी विधायकों ने वोट नहीं दिया कांग्रेस के, उन्होंने अशोक चौधरी से पहले मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने तय किया। क्यों? क्योंकि जब से प्रहलाद यादव को आरजेडी से बगावत करवा के बीजेपी लाई थी अविश्वास प्रस्ताव के समय एनडीए के खेमे में, और उसी प्रहलाद यादव को टिकट नहीं दिया, बेचारे रोते रहे। उनके पुत्र का भी असामयिक बीमारी से निधन हो गया। उसके बाद दूसरी पार्टी का कोई विधायक डरता है बीजेपी में जाने से। उनको लगता है कि बीजेपी अगली बार देगी कि नहीं देगी टिकट, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जेडीयू में इसकी गारंटी। ये जो चीज है ये भी समझना होगा। मुझे लगता है कि जब गारंटी है, चेतन आनंद उसके उदाहरण है। चेतन आनंद उदाहरण है, बहुत सारे हैं ऐसे जो आए और उनको टिकट भी मिला। और आप ये देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार एक्टिव, अभी रामनवमी के भी जुलूस में गए, जेपी गंगा पथ के निर्माण में भी गए, समृद्धि यात्रा से आने के बाद, तो जब उन्होंने देख लिया कि बेटा
उनका सक्रिय राजनीति में आ गया है, तो मुझे लगता है कि उनका उत्साह चौगुना हो गया है, खुशी उनके चेहरे पर साफ झलकती है। पिता पुत्र जब आमने सामने, गलती भी नहीं कर रहे हैं अभी तक। जो संजीव जी, ये मतलब एक आध घटनाएं इस प्रकार की हो जाती थी, उनसे कुछ गलतियां हो जाया करते थे, वो भी आप देखिए कि पूरे समृद्धि यात्रा के दौरान नहीं देखने को मिला। ना कोई इस प्रकार से कोई बयान उनका फिसल जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बयान उनका फिसला है इस दौरान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो स्पीच देते हैं, ज्यादा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं रहे हैं, स्पीच देते हैं। अब मिला जुला के देखिए निशांत को भी धीरे धीरे एक्सपोजर हो रहा है, हालांकि उनके स्टेटमेंट कम ही आते हैं, 20 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट तक का स्टेटमेंट आता है। बट जो नीतीश के कोर वोटर्स है, खास करके लवकुश समाज के या अति पिछड़े समाज के, और यहां तक कि बीजेपी में भी जो सम्राट विरोधी खेमा है, उनको लगता है कि सम्राट चौधरी से बेहतर तो निशांत, क्योंकि निशांत कोई डॉगमेटिक लीडर नहीं है, मतलब अपने को थोपने वाले नेता नहीं है। मतलब अभी तक निशांत का जो स्वभाव है बहुत ही सरल सौम्य सहज स्वभाव, बड़े लोगों का पैर छूते, कोई अहंकार नहीं, जबकि सम्राट से तो बीजेपी कार्यकर्ता डरते हैं। ऐसी स्थिति है, तो सम्राट जल्दी मिलते हैं नहीं किसी से, और सम्राट की अपनी टीम है जो नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस बैकग्राउंड की टीम है, तो सम्राट भी बन जाएंगे तो कौन सा आरएसएस का आइडियोलॉजी चल जाएगा, उनकी तो अपनी आइडियोलॉजी है। और आरएसएस ये बात जानती है कि वो आरजेडी के आए हुए हैं, आरजेडी से परिवार से आए हुए, पहली बार मंत्री भी आरजेडी ने बनाया, और सपनी चौधरी की पूरी राजनीति भी आरएसएस के खिलाफ रही है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री को लेकर भी बड़े अपशब्द बोले हैं। तो और जान लीजिए निशांत के बनने से एक ही नेता को खतरा है, और वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि फिर उनके भविष्य पर जो है बड़ा सवाल खड़ा। और 4 साल में निशांत इतने मैच्योर हो जाएंगे, संगठन और सरकार दोनों, और उनके पास जितने सलाहकार हैं प्रवीण जी, नीतीश जी की सफलता के पीछे उनके राजनीतिक सलाहकार और प्रशासनिक सलाहकारों की बड़ी अहम भूमिका रही। और वो सलाहकार जब निशांत को आगे लेकर बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि निशांत सत्ता भी संभाल सकते हैं और संगठन भी संभाल सकते हैं। बीजेपी के लिए बात यही है कि बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल यहां लागू नहीं कर पाएगी, इनको एक नाथ शिंदे नहीं मिलेगा। यानी संजय जी, चलिए आज इस डिबेट को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका इस बार कम से कम बिहार में नहीं चला, हालांकि कभी नहीं चला, लेकिन इस बार तो जो ये कहा जा रहा था कि बहुत आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और आज के बाद तो स्थिति और भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल वाला ही है, क्योंकि आज जिस प्रकार से पोस्टर लगे हैं और जिस प्रकार से जेडीयू के बड़े प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं, उनका जिस प्रकार से बयान आया, उसके बाद तो एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम पद बिहार में भूल जाए। तो जो दर्शक बने हुए हैं अभी तक हमारे साथ, तो उस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं वीडियो, तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट वहां भी कीजिए। आपको ये डिबेट कैसा लगा ये जरूर बताइए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए क्यूआई के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।